नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में। आप देख रहे हैं हेल्दी इंडिया, एक ऐसा कार्यक्रम जो आपको बताता है स्वस्थ जीवन जीने के गुर। जीवन हमारा, आपका, हम सबका एक है और इस जीवन को सहेज के रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन ज़रा सोचिए कि इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो चीज़ें या फिर हम कहें जो दवाइयाँ मार्केट में आई समाधान के रूप में, अगर वही समस्या बन जाए तो ये अपने आप में कितनी भयावह स्थिति है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस की। एक समय ऐसा था जब एंटीबायोटिक का बहुत ज़्यादा महत्व था और उनका आना अपने आप में एक रिवॉल्यूशन माना गया कि कई तरह की जो गंभीर बीमारियां हैं, जो ऐसे जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया हैं जिन्हें ख़त्म करना मुश्किल था, उन पर ये एंटीबायोटिक काम करेंगे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस के बाद वो बैक्टीरिया और पनपे और इन दवाइयों ने उन पर काम करना बंद कर दिया और दुष्प्रभाव इस कदर रहा कि जो शरीर के अच्छे बैक्टीरिया थे वो भी कहीं ना कहीं हमारे शरीर से दूर हो गए। असर हमारी ज़िंदगी पर, हमारी सेहत पर, हमारे शरीर पर पड़ा। एंटीबायोटिक दवाओं के असर के बारे में हुए अब तक के सबसे बड़े अध्ययन की अगर मैं बात करूं तो साल 2019 में दुनिया भर में 12 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु ऐसे बैक्टीरिया से हुए संक्रमण की वजह से हुई जिन पर दवाओं का असर नहीं हुआ। ये आंकड़ा मलेरिया, एड्स से हर साल मारे जाने वाले लोगों की संख्या से कहीं ज्यादा है। मेडिकल जर्नल द लैंसेट जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट कहती है कि वैसे तो इसका खतरा हर किसी को है, मगर गरीब देश जो हैं, विकासशील देश जो हैं, भारत जैसे जो देश हैं, उन पर इसका सबसे ज्यादा खतरा है। मेडिकल शब्दावली में अगर हम दवाओं के बेअसर होने की बात करें, इस स्थिति की बात करें, तो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस यानी कि AMR इसे कहा जाता है। ये तब होता है जब बैक्टीरिया, वायरस, कवक और परजीवी समय के साथ बदलते रहते हैं और उन पर दवाओं की प्रतिक्रिया नहीं होती, यानी कि उनका असर नहीं होता। इससे किसी संक्रमण का इलाज करना कठिन हो जाता है और गंभीर बीमारी के फैलने और उससे मृत्यु तक का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। तो आज हम बात करेंगे एंटीबायोटिक के इसी रेसिस्टेंस की। ये कैसे होता है, कितना घातक है, ये समस्या कितनी भयावह हो चुकी है। तो बेहद खास मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर नंदिनी शर्मा हैं, आप डायरेक्टर प्रोफेसर हैं कम्युनिटी मेडिसिन MAMC। बहुत स्वागत है मैम आपका संसद टीवी में। साथ ही मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर गिरीश त्यागी, आप सचिव हैं दिल्ली मेडिकल काउंसिल। आपका भी बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत डॉक्टर नंदिनी मैं आपसे करना चाहूँगी। सबसे पहले अगर हम अपने दर्शकों में को बहुत ही आम भाषा में ये बताना चाहें कि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस होता क्या है। हर इंसान कभी ना कभी बीमार ज़रूर पड़ा होगा और डॉक्टर के पास गया होगा। तो बैक्टीरिया या वायरस, ऐसा शब्द भी सुना होगा क्योंकि अभी कोविड से हम गुजरे हैं और सबने सुना ही है, शब्द वायरस भी सुना है। जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्ट करती है वो दवाई एंटीबायोटिक है। तो एंटीबायोटिक्स का जब डिस्कवरी हुई थी तब बहुत ज़्यादा उत्साह था कि अब हम शायद बीमारी पे काबू पा गए। लेकिन किसी भी चीज़ का मिसयूज़ जो है वो ठीक नहीं होता। धीरे धीरे जो बैक्टीरिया है, देखिए हर जीव जो है वो अपनी जीवन को चलाना चाहता है, तो वो इससे बच के म्यूटेशंस, जिसे अब सबसे सुना ही है कैसे बदलते हैं, तो अपने आप को इस तरह से बदल लिया कि कुछ बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक से निकल गए उसके असर से। वही बैक्टीरिया आगे बढ़ के वो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया और ज़्यादा बढ़ते गए, मल्टीप्लाई होते जाते हैं और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। ऐसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का खतरा ये है कि जो हमारी एग्जिस्टिंग दवाइयाँ, जो दवाएं हमारे पास हैं, वो असर करना बंद कर देती हैं जी। और जब वो असर करना बंद कर देती हैं तो उससे बढ़िया और एक हायर लेवल की कोई एंटीबायोटिक ढूंढी जाती है। जब वो भी असर बंद करना कर देती है तो एक लिमिट है जिसके पर हम जा सकते हैं जी, उसके बियॉन्ड शायद हम नहीं जा सकते। तो मामूली बीमारियां जिनका इलाज था वो लाइलाज हो सकती हैं जी। और एक गरीब देश के लिए ये बहुत ही खतरनाक बात है क्योंकि अभी भी हमारे पास जो संक्रामक रोग हैं उनकी संख्या भी घटी नहीं है। जो दूसरे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं वो तो बढ़ ही गए हैं, लेकिन जो संक्रामक है हमारे पास बीमारियां, उनकी भी कोई कमी नहीं आई है अभी तक। तो इसलिए ये बहुत सोच करने वाली चीज़ है जिसके ऊपर WHO, भारत सरकार और सारी दुनिया के जो देश हैं वो बहुत चिंतित हैं और कुछ एक्शंस भी लिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल।
मैं आपका रुख करना चाहूँगी डॉक्टर नंदिनी, जो आपने बातें उठाई हैं। डॉक्टर गिरीश, मैम कह रही थी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस का जो खतरा है, खासकर अगर हम गरीब देशों की, विकासशील भारत जैसे देश की बात करें, तो ये खतरा कहीं ज़्यादा है विकसित देशों की तुलना में। अगर ऐसा है तो क्यों है, और ये खतरा किस गति से आगे बढ़ रहा है? मैं इस खतरे पर चाहूँगी आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। जैसा कि आपने बताया कि जो एक विकासशील और एक विकसित देश, जो हमारा देश है भारत जैसा एक विकासशील देश हैं, जो कुछ और एशियन कंट्रीज़ में विकासशील देश हैं जहाँ पर कि इकोनॉमी उतनी ज़्यादा प्रॉस्पर नहीं है। यहाँ पर एक जो हमारा विलेजेस में ज़्यादा है, जो संख्या हमारे पॉपुलेशन के विलेजेस में ज़्यादा है बनस्पत के शहरों में, यहाँ पर कि आपको डॉक्टर्स भी नहीं मिल रहे, और जो मिल रहे हैं वो आपको कुछ क्वैक्स मिल रहे हैं। जहाँ आप केमिस्ट के पास जाते हैं, जो दवाई आपको चाहिए वो आपको इजीली मिल जाती है, क्योंकि बाहर के देशों में आप जाएंगे वहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन के, आप जब तक प्रिस्क्रिप्शन नहीं होगा केमिस्ट आपको दवाई नहीं देगा। नहीं, यहाँ पर विलेजेस की बात भी छोड़िए, अगर आप यहाँ पर दिल्ली जैसे शहर में जाकर आप बैठे हैं, यहाँ पर हम जो कैपिटल है इंडिया की, यहाँ पर आप भगीरथ प्लेस जो एक होलसेल मार्केट है, वहाँ पर आप चले जाइए, कितने ही आपको एंटीबायोटिक चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, वो आपको सारी मिल जाती हैं, तो इजीली अवेलेबल है। और यहाँ पर जो एक आम जो गरीब परिवार का कोई एक सदस्य है, जो कि एक मजदूर है, वो चाहता है कि मेरे को अगर कोई बीमारी हुई है, मेरे को जल्दी जल्दी ठीक हो, ताकि मैं अपना काम पे जा सकूं, ताकि मैं अपने परिवार को देख रेख कर सकूं। तो इसके लिए वो डॉक्टर से कहता है कि मेरे को जल्दी ठीक कर दो। जल्दी ठीक करने पे डॉक्टर को भी थोड़ा सा वो लगता है, प्लस वो कई बार वो कहता है मेरे को एंटीबायोटिक दे दो, मेरा बिना एंटीबायोटिक का इलाज ठीक नहीं होगा मेरे को। तो उसको एंटीबायोटिक किसकी जरूरत है, नहीं जरूरत है, डॉक्टर उसको दे रहा है नहीं दे रहा, अगर डॉक्टर नहीं लिख रहा तो वो केमिस्ट से जाके डायरेक्ट ले लेता है। तो एंटीबायोटिक जिसकी, उसके बाद अगर उसको एंटीबायोटिक शुरू करी उसने, उसको 5 दिन की जरूरत है सपोज डोज की, लेकिन उसने 2 दिन ली, उसको लगा कि 2 दिन में ठीक हो गया बुखार, तो उसने अपना वो एंटीबायोटिक बंद कर दिया और दवाई रखी है घर पे। उसके बाद घर के किसी व्यक्ति को सेम लक्षण आए तो उसने उसे तो उसी वही मेडिसिन दूसरे आदमी को रिपीट हो जाती है। तो दोनों में ही चांस है कि आगे एंटीबायोटिक धीरे धीरे इस हिसाब से रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। बिल्कुल, ये एक भयावह स्थिति है कि कई बार क्या होता है कि हम कई बार डॉक्टर से बातचीत कर लेते हैं, कुछ दवाइयों के नाम जान जाते हैं और फिर हम खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं, बिना ये जाने कि किस शरीर को उस दवा की कितनी मात्रा की ज़रूरत है या नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि जैसा कि आपने भी बताया कि आजकल दवाइयाँ ऐसे मिलती हैं जैसे दुकानों पे जाइए और आप टॉफ़ीज़ खरीद लीजिए। इस पे कम से कम रोक लगनी बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर नंदिनी, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि ये ख़तरा कितना बड़ा है। हमने एक रिपोर्ट दिखाई जिसमें कि 2019 में करीब 13 लाख लोगों की मौत हो गई। जो प्रेडिक्शन है वो 2050 तक कहा जा रहा है कि 1 करोड़ लोगों की जान जा सकती है। ये आंकड़े डरा रहे हैं। किसी बीमारी से ज़्यादा भयावह स्थिति है कि आप दवाइयाँ खा के ही मर रहे हैं। तो अब किस तरह के स्टेप्स उठाए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ विडंबना ये है कि डॉक्टर्स भी ठीक करने के नाम पर बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं जो एंटीबायोटिक तुरंत लिख देते हैं। ये भयावह समस्या तो है, क्योंकि जैसे आपने भी कुछ बताया था कि ये मौत के जो आंकड़े हैं ये कैंसर और उससे शायद ज़्यादा हैं। ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स और कैंसर्स को मिला के भी ज़्यादा हैं, उससे ज़्यादा है प्रेडिक्शन जो है। और भारतवर्ष में भी देखिए, जैसे बच्चे और न्यूमोनिया से भी सबसे ज़्यादा डेथ हो रही है, तो उसमें भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का बहुत बड़ा हाथ है। अब ऐसा है कि इसको कर्व करने के लिए हमें सबसे पहले तो समस्या को समझना होगा कि समस्या है। सबसे पहली चीज़ होती है समस्या को मानना। बिल्कुल। तो वो समस्या को माना गया है। 2015 में WHO ने अपने एक ग्लोबल एक्शन प्लान बनाया था, जिसके हिसाब से उन्होंने कहा कि एक सर्वेलेंस लेबोरेटरीज होनी चाहिए। 21 जो कॉमन पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए उन्होंने कुछ लिस्ट भी निकाली कि ये वाली दवाइयाँ देनी हैं। और नेशनल एक्शन प्लान भारतवर्ष ने 2 साल बाद बनाया, तो उसके हिसाब से भी काम चल रहा है। हमारी सर्वेलेंस लेबोरेटरीज हैं, क्योंकि इसको रोकने के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी बोला, गरीब देश में क्या होता है कि सबसे पहले एक तो बीमार जब पड़ता है कोई, तो वो बीमारी के जो रीज़न है जिसके बीमार पड़ता है, उन्हीं इन्फेक्शन को रोकने के लिए बेटर सैनिटेशन, सफाई वगैरह होनी चाहिए। अगर वो बीमार पड़ गया तो सबसे पहले उसको डायग्नोसिस की जो फैसिलिटी है वो नहीं मिलती। जैसे डॉक्टर ऐसे ही लिख देता है, वो इसीलिए लिख देता है क्योंकि बैक्टीरियल और वायरल, अगर बुखार को आपने देखना है कि ये बुखार बैक्टीरियल है वायरल है, अगर आप 2 दिन बाद एक सिंपल ब्लड काउंट कराएं तो उससे पता लग जाता है कि WBC काउंट बढ़ गया है, तो ये बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल नहीं। लेकिन इतना सिंपल टेस्ट भी हमारे यहाँ कई बार अवेलेबल नहीं होता, जैसे गाँव में इन्होंने बताया, शहरों में भी है। प्रॉब्लम यही है कि डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ ठीक नहीं है। तो वो डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ अगर सही कर दें हम, कुछ स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोसिस हो जाए, जैसे TB प्रोग्राम ने भारतवर्ष ने किया भी है,
कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी हम पता लगा ले रहे हैं कि पहली बार मरीज़ आया तभी पता लग जाता है कि इसको रेजिस्टेंस तो नहीं है किसी दवाई से, और इसलिए हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा चलने लगा है। तो ये चीज़ करना बड़ा ज़रूरी है, डायग्नोस्टिक फैसिलिटी, और उसके बाद जनता को सावधान भी करना है कि यूं ही एंटीबायोटिक मत खाइए, और एंटीबायोटिक डॉक्टर्स को भी समझाना है। तो ये, और तीसरी जो हमें सर्वेलेंस नेटवर्क बनाना है, जो लेबोरेटरीज का सर्वेलेंस का नेटवर्क बनाने को बोला है, भारत ने भी शुरू किया है जी। और ICMR का भी इसमें चला है कि जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें ऐसी सर्वेलेंस लेबोरेटरीज बनाई हैं, 30 के करीब बनाने को बोला गया है। और उन लेबोरेटरी से हमें ये पता लगेगा कि जो हमारी कॉमन बीमारियां हैं उनमें किस तरह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ रहा है और क्या एंटीबायोटिक हमें देनी चाहिए, यानी कि गाइडलाइन, एक गाइडलाइन बननी चाहिए जिसे हर डॉक्टर को फॉलो करना है और मरीज को भी समझना है कि एंटीबायोटिक अननेसेसरी ना खाएं। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की, और सबसे बड़ी बात डॉक्टर नंदिनी, जैसा कि आपने कहा कि पहले तो ये मानने की ज़रूरत है और जानने की कि ये समस्या है, एक बड़ी समस्या है, इसको आप मानिए। और डॉक्टर गिरीश, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि हम अपने दर्शकों को ये भी ज़रूर बताना चाहेंगे आपके माध्यम से कि एंटीबायोटिक के जो दुष्प्रभाव हैं शरीर पर, मैं अपना ही एग्जांपल देती हूँ। कुछ दिन पहले मैं एडमिट हुई थी हॉस्पिटल में और मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवर मेडिकेशन हुई, मुझे बैक्टीरियल और वायरल दोनों इन्फेक्शन एक साथ है ऐसा बताया गया। और मैं डॉक्टर का नाम नहीं लूँगी, पर उन्होंने उस नाम पे इतनी ज़्यादा मुझे एंटीबायोटिक इंजेक्ट की कि आज के डेट में मेरा फ्लोरा गड़बड़ है, मुझे लूज़ मोशंस हो रहे हैं, मुझे वॉमिटिंग सेंसेशन हो रही है और मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है। तो अभी मैंने सारी दवाइयाँ बंद करके मैं नेचुरल चीज़ों पे आ गई हूँ कि किसी तरह से अपनी बॉडी को हील करूँ। ये जो असर है और ये असर कितना दूरगामी हो सकता है, मैं आज ज़रूर चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं। जैसा कि आपने कहा, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा अगर हम टीबी का ही देखें, आज से पहले जो टीबी एक आराम से 6 महीने बीमारी ठीक हो सकती थी, लेकिन उसमें क्यों नहीं ठीक हुआ? जो टीबी कंट्रोल प्रोग्राम भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बने, स्टेट में हर जगह टीबी सेल भी और टीबी प्रोग्राम भी चल रहे थे, लेकिन क्योंकि वहाँ पर टीबी की दवाई आराम से कोई लेता था, जिसको कि 6 महीने दवाई लेनी है उसको, लेकिन उसको अगर ठीक हो गया तो उसने अपनी दवाई बंद कर दी। और उसके बाद 2 महीने बाद उसको जब, या 3 महीने बाद दोबारा उसको सिम्टम हुए तो दोबारा गया, उसके बाद वो तब तक उसको रेजिस्टेंस डेवलप हो गया उसको, यानी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, जो एक टीबी का, जिसमें कि एक बहुत भयावह बीमारी है, जिसके कि कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है, जिसमें से ठीक होना मुश्किल है, जिसमें से लंबे, जो बीमारी 6 महीने में ठीक होती थी उसके लिए 1.5 साल तक टाइम लगा, और साथ में जो दवाई 4 डोज का या 3 डोज का कम्बिनेशन काम कर सकता था, उसके लिए जो वो दूसरे हैवी एंटीबायोटिक और हैवी, जो कि एक प्राइस में भी उसको परेशानी करी, मल्टी। तो अब जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसके दोबारा वो रिवाइज ट्रीटमेंट को प्लान करते हुए हर एक को नोटिफाई करना गया, यानी जो भी कहीं पे एक टीबी का मरीज आता है उसको आप रिपोर्ट करिए, ताकि उसका फॉलोअप कर सकें हम। इसके साथ ही जो एक सबसे ज़्यादा खतरनाक तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जो टीबी की आई है वो हमारे देश में, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है, और एक टीबी एक बहुत बीमारी जो कि एक आमतौर पे काफ़ी पाई जाती है विकासशील देशों में। इसके साथ ही जो हमारा, जो आपने कहा कि इसका एक तो प्रिस्क्रिप्शन, जो हमारा, जैसे हमने कहा कि प्रिस्क्रिप्शन हमारा IMC रेगुलेशन, जो इंडियन मेडिकल काउंसिल रेगुलेशन भी एक सेक्शन 1.5 वो कहती है कि जो डॉक्टर जो भी प्रिस्क्रिप्शन लिखें वो रेशनल प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए ड्रग्स का, यानी दवाई की डोज प्रॉपर रहे, ना अंडर डोज हो ना ओवरडोज हो। यहाँ पर हम प्रिस्क्रिप्शन अगर आप देखेंगे, जैसे कि आपने नाम किसी का, हमारे पास भी जो प्रिस्क्रिप्शन आते हैं, कई बार वो डॉक्टर एक एंटीबायोटिक जगह 3 एंटीबायोटिक चली होती है, उसके जो भी कारण हो उसको, पर उतनी दवाइयों की नहीं जरूरत होती तो भी दी जाती है वो। उसके बाद वो वही प्रिस्क्रिप्शन, एक हमारे यहाँ तो प्रिस्क्रिप्शन, अगर मैंने किसी डॉक्टर को जाके 500 रुपये का प्रिस्क्रिप्शन लिया है तो मेरे को लगता है कि प्रिस्क्रिप्शन मैंने ले लिया वो, और मेरे किसी रिश्तेदार को, दोस्त को किसी तरह की बीमारी होगी तो मैं प्रिस्क्रिप्शन उसको व्हाट्सएप करा, बताया कि मैंने तो दवाई ली थी, मेरे को आराम आ गया था वो। उसको ये नहीं पता कि उसको उस दवाई की जरूरत है कि नहीं जरूरत है, और फिर वो भी दवाई, उसको दवाई 2 दिन में आराम हुआ तो उसने 2 दिन में दवाई वो 3 एंटीबायोटिक भी लेके बंद कर दी। तो इसका एक भयावह एक नतीजा एक सामने आ रहा है कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से जो डेवलप हो रहा है, जिसमें कि साथ साथ आगे हमारे पास दवाइयों की, हमारे पास रहेंगी नहीं, हमारे को अगर हम बीमार पड़ेंगे हमारे पास दवाइयां बचेंगी नहीं, कि हम वो सारी दवाइयां अगर इरेलेवेंट हो गई तो सही बात है आपका कि आने वाले टाइम में हमारे पास दवाइयां भी नहीं होंगी एंटीबायोटिक की। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी डॉक्टर नंदिनी, हमारे दर्शकों को बताइए कि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस डेवलप कैसे होता है। हम जानते हैं हमारे शरीर में गुड बैक्टीरियाज हैं जो हमारे शरीर को चलाने के लिए काम करते हैं, पर ये एंटीबायोटिक कई बार हमारे उन गुड बैक्टीरियाज पे काम करके उन्हें मार देती हैं।
ये जो रेजिस्टेंस डेवलप होता है ये कैसे होता है, थोड़ा इसके पीछे का जो कारण है वो मैं चाहूँगी दर्शकों को आप बताएं। रेजिस्टेंस के लिए देखिए कोई भी दवाई जो है वो असर तो करेगी बैक्टीरिया पे, लेकिन म्यूटेशन जिसे हम कहते हैं, तो म्यूटेशंस होती हैं, कुछ बैक्टीरिया अपना स्वभाव बदल लेता है, अपना ऐसा स्ट्रक्चर बदल लेता है कि वो उस एंटीबायोटिक का कुछ बैक्टीरिया पे असर नहीं होता। और जो बैक्टीरिया जिनके ऊपर असर होता है वो तो मर जाएंगे उस एंटीबायोटिक से, जिन पे असर नहीं हुआ वो पनपेंगे। और जब वो पनपेंगे, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, वो दूसरा मरीज भी है, ऐसे ऐसे दूसरे के जब ट्रांसमिशन होगा तो वो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया का होगा। इस तरह से ये रेजिस्टेंट बैक्टीरिया पनपते जाएंगे। जो ससेप्टेबल थे वो तो खत्म हो गए, लेकिन जो रेजिस्टेंट थे वो फिर बढ़ते जाएंगे और वो ट्रांसमिट होते जाएंगे। इन्फेक्शियस डिजीज़ है तो एक दूसरे से ट्रांसमिट भी होती है। जब ट्रांसमिट होगी तो वो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया बढ़ते जाते हैं और इस तरह से टोटली रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कवर कर लेते हैं। और जो बैक्टीरिया जो उनके असर होना था वो चले गए। सिमिलरली जो गट बैक्टीरिया की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे गट में भी जो माइक्रोब्स रहते हैं उनके ऊपर भी एंटीबायोटिक असर करेगा। वो तो ये पहचान नहीं पाता ना कई बार कि ये अच्छा बैक्टीरिया या बुरा है जी। तो वो गट माइक्रोफ्लोरा को भी अफेक्ट करता है। और आजकल तो ऑलमोस्ट सारी बीमारियों का लिंक निकला है कि गट माइक्रोफ्लोरा के साथ कितना कनेक्शन है बीमारियों का। तो इसलिए ये रेजिस्टेंस, जैसे टीबी का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा स्टडी किया गया है। जो डॉक्टर साहब ने बताया ना, सही बात होती थी। दिल्ली में हम देख रहे थे, कई सालों से प्रोग्राम को चला रहे थे, जब कि एक मरीज जाता किसी भी डॉक्टर के पास, टीबी क्योंकि सबसे कॉमन है, वो टीबी की दवाई दे देता था डॉक्टर उसको। और जब टीबी की दवाई केमिस्ट भी दे देता था, उसके बाद वो लेता था और जब उसके सिम्टम ठीक हो जाते थे, भूख लगने लग जाती थी, वज़न थोड़ा कम बढ़ जाता था, वो छोड़ देता था। और फिर उसके बाद जब दोबारा सिम्टम आते थे दोबारा लेता था। तो अब तक जो उसके अंदर जो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है वो पनपने शुरू हो गए। जो ससेप्टेबल थे वो तो मर गए, लेकिन बीच में जब उसने दवाई नहीं ली तो वो रेजिस्टेंट थोड़े से बढ़े, दूसरी बार दवाई ली और रेजिस्टेंट बढ़े। तो इस तरह से रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ता गया और एमडीआर टीबी जो है डेवलप होता गया। तो उसके लिए काफ़ी कदम उठाए गए हैं ऑफ कोर्स। बिल्कुल। तो आप सोचिए कि किस तरीके से आपकी दवाई ही आपके लिए कितनी घातक हो सकती है अगर आपने सही तरीके से नहीं ली है, सही डॉक्टर के संज्ञान में नहीं ली है और ख़ुद ही डॉक्टर बन के आप दवाई कभी खा रहे हैं कभी छोड़ रहे हैं। ये दरअसल अपनी ज़िंदगी के साथ एक खिलवाड़ है और कुछ नहीं। डॉक्टर गिरीश, कई बार जैसे मैम ने गट की बात की, जो फ्लोरा गड़बड़ होता है और कई बार हमने देखा है कि एंटीबायोटिक खाने के साथ ही जो है लूज़ मोशंस शुरू हो जाते हैं। कई बार डॉक्टर्स उसके साथ आपको डाइजेशन के लिए भी दवा देते हैं या फिर आपको पैंडी वगैरह दे देंगे कि आपको गैस ज़्यादा ना बने, आपका फ्लोरा डाइजेशन प्रॉपर हो, या फिर आपको विजिलेक दे देंगे। लेकिन कैसे कनेक्शन एंटीबायोटिक का हमारे सीधे पेट से और फ्लोरा से, और जो ये जो लूज मोशन शुरू होते हैं ये बॉडी पे फिर दूसरे तरीके से प्रभाव डालता है, इसे कैसे कर्ब किया जा सकता है? हर दवाई का, जैसा आपने कहा, एंटीबायोटिक हर दवाई का अपना एक साइड इफेक्ट होता है। उसमें हर दवाई के साथ होता है और एंटीबायोटिक के साथ भी कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, जिसमें कि खास तौर से जो नोजिया या वोमिटिंग या डायरिया, ये तीन तो बड़े कॉमन से हैं। जो इनके अलावा बाकी कोई एंटीबायोटिक लिवर को असर करती हैं, कुछ किडनी को असर करती हैं, कुछ उस तरह से बाकी ऑर्गन्स को असर करती हैं। पर ये नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, ये तीन ऐसी हैं जो प्रैक्टिकली करीब करीब सभी एंटीबायोटिक के साथ रहती हैं। तो इसके लिए जो ज़्यादातर डॉक्टर इनके साथ वो एक प्रीबायोटिक या प्रोबायोटिक उसको ऐड कर देते हैं, ताकि, और ये कहा जाता है कि खाली पेट मत लीजिए इसको, एंटीबायोटिक को कुछ खाना खाने के बाद लीजिए। तो इस तरह की सावधानी बरतने की जरूरत नहीं। फिर भी कुछ व्यक्तियों को ज़्यादा वो रिएक्शन कर रही होती है एंटीबायोटिक, कुछ को एकदम से डायरिया लग जाता है, तो वो डिपेंड करता है कि कौन सी एंटीबायोटिक इसको सूट कर रही होती है। ये भी कई बार शरीर के हिसाब से उसको देखा जाता है। ठीक है डॉक्टर नंदिनी, अगर मान लीजिए ये जो 3 कॉमन सिम्टम्स बताए हैं, जैसे मैं भी फेस कर रही हूँ, नोजिया, वॉमिटिंग फीलिंग और डायरिया, अगर ये सिम्टम्स डेवलप हो गए, दवाइयाँ भी हमने छोड़ दी हैं, अब इसको कैसे हम मैनेज करना है? क्योंकि आमतौर पे होता है प्रॉब्लम है तो फिर दवाई खानी है, तो ये इसको क्या एज इट इज़ छोड़ दें कि बॉडी खुद ही अपने हिसाब से इसे ट्रीट करेगी? क्या करें? इसमें थोड़ा सा जो तक एलोपैथिक मेडिसिन का सवाल है जो आप पूछ रहे हैं, सिम्टम्स के लिए भी इलाज होता है। जैसे आप खुद ही बता रहे थे ना, वाइजिलैक दे दी और नोजिया के लिए कुछ और दे दिया, तो लेकिन हम एडवाइस नहीं करते इस वक्त। और इसीलिए जो गवर्नमेंट की पॉलिसी आ रही है अबाउट मिक्सोपैथी, तो वो शायद इसमें काम आए एटलीस्ट इसमें, क्योंकि जो गट फ्लोरा है उसका नेचुरल वे से जो दोबारा डेवलप करना है। लेकिन अगर पेशेंट की इम्यूनिटी कम हो गई है तो उसे कुछ सपोर्ट की ज़रूरत होगी। तो आयुर्वेदा इसमें फिर कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा कि अगर आप होम रेमेडीज से या आयुर्वेदिक मेडिसिन से ये प्रॉब्लम जो एंटीबायोटिक की वजह से हुई है उससे अगर हम
इसे सॉल्व करना चाहें? देखिए, क्योंकि मैं उस साइंस की एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगी। नहीं, आपने मिक्स मेडिसिन की बात की अभी। मिक्सोपैथी एज अ पॉलिसी, हाँ, उसे मैं कह रही हूँ कि हाँ, लेकिन वो एक्सप्लोर करने वाली बात है कि वो आपको सवाल ये आयुष वाले किसी प्रैक्टिशनर से पूछना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ये प्रैक्टिस कभी नहीं की, तो इसलिए मैं नहीं बता सकती। लेकिन डेफिनेटली एविडेंस है कि इन चीज़ों से इफेक्ट पड़ता है, जो नेचुरल थेरेपीज़ हैं उनसे, और कुछ रिसर्च जैसे अब खिचड़ी है हमारी, उसके NIN की रिसर्च ने बताया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, कि मूंग दाल जो है वो सबसे जल्दी डाइजेस्ट होती है, सबसे कम रेजिड्यू छोड़ती है। तो हम तो सदियों से ये करते आ रहे हैं। तो हमारी जो नेटिव विजडम है, जिसे हम कहेंगे कि जो हमारी फोकलोर और नेटिव विजडम चली आ रही है कई सालों से, किसी पैथी का भी वो आधारित नहीं है, हाँ। उसमें भी काफ़ी सेंसिबल बातें कही गई हैं। और अब ज़रूरत है कि हम सब लोग मिलके उन सारी सेंसिबल बातों को उठाएं, बिल्कुल, और एक बार रिसर्च करके एक एनेक्डोटल एविडेंस क्रिएट करें कि क्या इफेक्ट करता है और क्या नहीं करता है, क्योंकि प्रॉब्लम बड़ी गंभीर है। बिल्कुल, प्रॉब्लम गंभीर है। आपने बहुत सही बातें की। यहाँ पे बात किसी पैथी की नहीं है, आयुर्वेद या एलोपैथ या होम्योपैथ, बात उसकी है जो नेचुरल वे ऑफ लिविंग है, जो हमारी संस्कृति का भी आधार रहा है। जैसा कि मैडम भी कह रही हैं कि उस पर टिकना, उस पर रहना कितना ज़रूरी है अगर अपनी ज़िंदगी को आपको लंबा चलाना है और स्वस्थ जीवन देना है। डॉक्टर गिरीश, चूँकि वक्त कम है, मैं चाहूँगी इस टॉपिक को लेकर आपका लास्ट कमेंट। लास्ट कमेंट सब चीज़ उसके लिए पब्लिक के लिए है कि आप जब एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाइए, जब आपको बीमारी हो, डॉक्टर को कभी आप एंटीबायोटिक ये मत करिए कि मेरे को एंटीबायोटिक चाहिए। डॉक्टर जो आपका दवाई दे रहा है उसको आप पूरे टाइम तक, जितने ड्यूरेशन है, जितनी डोज है, उसको प्रॉपर लीजिए जी। और डॉक्टरों से अनुरोध है कि जब आप प्रिस्क्रिप्शन लिखें तो प्रिस्क्रिप्शन पूरा ना ओवरडोज हो, ना अंडरडोज हो, प्रॉपर डोज हो। और साथ में गवर्नमेंट से मेरी दरख्वास्त है कि एक एंटीबायोटिक के लिए खास तौर से कानून लाया जाए कि जिसमें कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के अगर कोई केमिस्ट अगर कोई दवाई देता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। डॉक्टर नंदिनी, एक आम नागरिक को या लोगों को आप अपनी तरफ से क्या सलाह देना चाहेंगी कि आप भी कितने सतर्क रहिए इन एंटीबायोटिक्स को लेकर, और किसी भी बीमारी में किस तरीके से आपको डॉक्टर से सलाह लेनी है या खुद डॉक्टर नहीं बनना है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बात यहाँ ज़िंदगी की है। एक तो आम आदमी के लिए बोलना चाहेंगे कि जैसे डॉक्टर साहब ने भी बोला, आप जब भी क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर के पास जाएं और इंसिस्ट मत करिए कि हमें ये चाहिए, खुद मत। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है डॉक्टर नहीं देता, कई बार लोग खुद ही कहते हैं और एंटीबायोटिक का मिसयूज़ इसीलिए हो रहा है। लेकिन ओवर द काउंटर सेल पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी कुछ किया है। और एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है डॉक्टरों के लिए, जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना, अंडरडोज और ओवरडोज ना दे, नेशनल मेडिकल काउंसिल जो हमारी रेगुलेटर है मेडिकल एजुकेशन की, उन्होंने प्रोग्राम शुरू किया है, एंटीबायोटिक स्टुअर्डशिप प्रोग्राम, हर मेडिकल कॉलेज में, हमारे मेडिकल कॉलेज में भी है। तो वो जो एक एंटीबायोटिक स्टुअर्डशिप प्रोग्राम है, उसके अंदर सारी डिपार्टमेंट्स को बताया जाएगा कि कौन सी बीमारी के लिए आप क्या एंटीबायोटिक देंगे, कितना देंगे, AMSP। हाँ, इसके लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। डॉक्टर को भी ये समझाना बड़ा ज़रूरी है जी। तो ले पब्लिक को तो है कि अपने आप मत जाइए, अपने आप मत लीजिए, और स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस आ गए हैं, कुछ असर देखने को भी मिल रहा है। इनफैक्ट मैंने भी खुद फ़ोन किया था एजिथ्रॉल के लिए, तो केमिस्ट ने मुझसे कई सवाल पूछे कि क्यों चाहिए, मैंने कहा मैं डॉक्टर हूँ, ये मेरा नंबर है एंड ऑल दैट। तो कुछ चेंज तो आया है, और ओवर द काउंटर प्रिस्क्रिप्शन, ओवर द काउंटर सेल ऑफ एंटीबायोटिक्स रिस्ट्रिक्ट हो रही है, और ये आगे बढ़ेगी तो बहुत अच्छा इफेक्ट होगा। बट मेडिकल एजुकेशन भी ये रेगुलेशन ला के कि हर चीज़ में, जैसे आप ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो उससे पहले एंटीबायोटिक दे दिया जाता था, लेकिन ज़रूरत नहीं है, तो गाइडलाइन अगर कहती है नहीं देना है तो सबको फॉलो करनी है। बिल्कुल, तो ये गाइडलाइंस बन रही है, एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन बने हर बीमारी की, ताकि उस पर सबको, क्योंकि तो मैडम ने बताया कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करे, लेकिन जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर ज़्यादा हैं यहाँ पर, जो प्राइवेट मरीज भी आज की डेट में प्राइवेट प्रैक्टिस के पास ज़्यादा जा रहा था बिकॉज ऑफ कन्वीनियंस, तो वहाँ पर स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस बने जिनको कि प्रॉपर्ली फॉलो करा जाए कि भी आपको ये इस बीमारी है, इस बीमारी के लिए पर्टिकुलर ये वाली एंटीबायोटिक ज़्यादा इफेक्टिव होगी, तो ये उसको आगे पब्लिक को भी और डॉक्टर्स को भी इसको एजुकेट करा जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें साझा की आप लोगों ने हमारे दर्शकों के साथ, और बहुत ही महत्वपूर्ण बात। एक वक्त ऐसा था जब एंटीबायोटिक का बहुत महत्व था, क्योंकि इनका आना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन था जो समाधान के तौर पर आई थी। पर सोचिए कि आज वक्त ये आ चुका है कि हम एंटीबायोटिक के गंभीर परिणाम और उसकी रेजिस्टेंस पे बात कर रहे हैं। तो समस्या बन चुकी है जो समाधान के रूप में आई थी, इससे ख्याल हमें और आपको, हम सबको मिलकर रखना होगा। जो गाइडलाइंस बनाई जा रही हैं उसका पालन करना होगा, और जो बातें हमारे डॉक्टर्स ने आपसे शेयर की हैं उसका ख़ास तौर पे ख्याल रखिए। शरीर आपका है, जीवन आपका है, और इसे संभालना
आपकी जिम्मेदारी है और इसलिए हम लेकर आते हैं हेल्दी इंडिया हर हफ्ते संसद टीवी पर। रखिए अपना खास ख्याल, हमें दीजिए इजाज़त और आप लोगों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार।